मोंटी देसाई सर को कहीं ना कहीं हेड कोच अपॉइंट किया गया नेपाल क्रिकेट टीम का, फाइनली ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनसे जब संदीप लामिछाने के बारे में, जी हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे पूछी गई मेनली, और ये बहुत सारे गोल्स वगैरह पूछे गए, लेकिन मेनली जो पूछा गया वो संदीप लामिछाने के बारे में कि उनको उनकी स्क्वाड में एबिलिटी को लेकर उनकी क्या किस तरह से ट्रेनिंग वगैरह चल रही है उसको लेकर, और दूसरा कप्तान को लेकर कि क्या कैप्टन चेंज होता हुआ हमें नजर आ सकता है। जी हाँ, इन दोनों का उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया आपको बताते हैं। संदीप के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बयान दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ, उनकी इक्वेशन प्लेयरों के साथ लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ, और जिस तरह से वो कर रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव मुझे अभी तक नजर आए हैं। और डे बाय डे जब से उन्होंने इंक्लूड किया है, डे बाय डे उन्होंने खुद का जो ग्राफ है उसे बढ़ाया है और इम्प्रूव किया है और बेहतर वो कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो हमारी टीम में जरूर होते हुए नजर आ सकते हैं। और ये उन्होंने एक पॉजिटिव साइन जरूर दिया है कि संदीप भी तो टीम के साथ बिल्कुल बने रहेंगे और फाइनल स्क्वाड में भी जगह बना सकते हैं, उन्होंने उसकी तरफ हिंट जरूर दिया है। वहीं पर कैप्टनसी को लेकर भी उन्होंने हिंट दिया। यानी जब उनसे पूछा गया कि क्या कैप्टन में हमें कोई चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसका जवाब उन्होंने सीधे सीधे बहुत ही आसान से वर्ड में दे दिया। नहीं, जरूर उन्होंने सीधा कहा कि कप्तानी में तो कोई नहीं, रोहित पुड़ेल के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी, और उन्हीं के साथ हम आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। तो ये दो आंसर्स थे जो संदीप और कैप्टन से रिलेटेड, वो हमने आपको डाउट को क्लियर कर दिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद उन्होंने कहीं ना कहीं कल कहा, जो हम खुद भी लाइव कहीं ना कहीं देख रहे थे उस वक्त जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। खैर, अब बात करते हैं 5 पॉइंट्स की। जी हाँ, 5 पॉइंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं हम। चैलेंजेस की बातें हमने कई सारे कोचेस के वक्त में की है, और फिर वो चैलेंजेस खुद उन कोच के लिए चैलेंज बन गए जब वो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द जो है एक्सक्लूड हो गए नेशनल टीम से। जी हाँ, चले गए किसी न किसी रीजन की वजह से। सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि कम से कम, हाँ, ये लॉन्ग टर्म के बारे में भी उनसे पूछा गया। सबसे पहला सवाल उनसे यही था मनोज देसाई सर से, जब रिपोर्टर ने पूछा कि टर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप कितना वक्त रुक सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का है फिलहाल, और मैं चाहूँगा पहले 2 साल कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद एक्सटेंशन की भी बात करूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाता है रिजल्ट्स पे भी। उन्होंने हंस के कहा कि रिजल्ट डिपेंड हो जाता है, अगर मैं रिजल्ट अच्छे दे पाया तो ही मुझे ऑफिशियल्स रखेंगे, वरना तो 2 साल क्या 6 महीने के अंदर मुझे निकाल देना। ये उन्होंने एक फनी वे में कहा, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो इस टर्म को पूरा कंप्लीट करें। अब 5 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। 5 पॉइंटों में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके सामने एक चैलेंजेस के तौर पर है जो उन्हें हर हाल में कंप्लीट करने होंगे। एंड वो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला क्या है? जरूर सॉरी पॉइंट नंबर 1 की बात करें। जी हाँ, तो सॉरी मेरे थोड़े से खांसी है, लेकिन खैर चलिए पहले पॉइंट की बात करें तो डग आउट इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर देखें जो अब डग आउट इन्वायरमेंट से आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। इन्वॉल्वमेंट यानी कि सीधे तौर पर यूनिटी टीम में, अगर आप देखेंगे कि टीम यूनिटी में है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डगआउट में बैठे हैं, आधे प्लेयर आधे मन से है तो आधे प्लेयर दूसरे मन से है, तो काम नहीं चलेगा। ये ऐसे फिर टीम परफॉर्म तो नहीं हो पाएगी। तो ये एक खुशनुमा माहौल रखना, जो कि मोंटी देसाई सर ने कल कहा भी था कि बिल्कुल वो जहाँ भी गए हैं उनकी यही प्रायोरिटी रहती है कि पहले तो टीम खुशनुमा माहौल में रहे, सब एक दूसरे की ओपिनियन दे इस तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो इस तरीके का माहौल नहीं, सब एक साथ खेले। तो ये पहला पॉइंट है डग आउट एनवायरनमेंट का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले पॉइंटों के बाद। जी हाँ, ये एक चैलेंजेस हो जाएगा मोंटी सर के सामने। उसके बाद सेकंड चैलेंज की बात करें तो वो है बैटिंग वीकनेस। एज अ बैटिंग कोच, जी हाँ, वो हेड कोच जरूर है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक बैटिंग कोच भी यहाँ पर है, तो उस लिहाज से उनसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उनके ऊपर ये प्रेशर भी होगा कि नेपाल की जो बैटिंग वीकनेस रही है ये वो किसी से छुपी नहीं है कि लो स्कोरिंग टारगेट्स को भी टीम चेस करने में सक्सेसफुल नहीं होती कई बार। तो कहीं ना कहीं बैटिंग की जो वीकनेस है उसे दूर करना ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए मोंटी सर की, और ये पॉइंट नंबर 2 जरूर होगा। उसके बाद बात करें, जी हाँ, तीसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये लगातार देखने को मिलता है। जो नेपाल क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं, हम बात कर रहे हैं अननेसेसरी स्क्वाड चेंजेस। जी, हमें देखने को मिलता है जब भी कोई एक नया दौरा आता है, नई सीरीज आती है, अननेसेसरी मेरा मतलब है कि रीजन ही नहीं बताया गया कि उन प्लेयर्स को क्यों आउट किया गया जिन्हें आपने पिछली सीरीज में लिया था, और फिर से एक फ्रेश प्लेयर ऑफ स्क्वाड्स के जो प्लेयर्स हैं वो इस नए स्क्वाड में आ जाते हैं। तो अननेसेसरी स्क्वाड चेंजेस ना हो, सिर्फ इंजरी हो तभी स्क्वाड चेंज हो, और अननेसेसरी चेंजेस ना हो, किसी को बिना रीजन के निकाल देना, किसी को बिना रीजन के ले आना, ये सब चीजें कम से कम बंद हो। एक स्टिक स्क्वाड के साथ एक लंबे प्रोसेस के लिए निकले, ये भी मेक श्योर करना होगा मोंटी देसाई सर को अपने यहाँ पर अगले पॉइंट पे, जो कि पॉइंट नंबर 3 हमारा डेली क्रिकेट का बन जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है?
बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ बिलीव एंड एग्रेशन। ये प्लेयरों में लाना बहुत ज़रूरी है। प्लेयरों के अंदर बिलीव होना कि हाँ हम कर सकते हैं, हम पारी खेल सकते हैं, हम ये टारगेट चेस कर सकते हैं, हम इस कंडीशन में खेल सकते हैं, उस कंडीशन में खेल सकते हैं। तो ये बहुत कम दिखता है। जब भी एक हल्का सा 230-15 का टारगेट आ जाता है तो पूरी बैटिंग कहीं ना कहीं 2-3 विकेट गिरे, खत्म, पूरा मामला ही खत्म हो गया नेपाल की बैटिंग का। लेकिन ऐसा क्यों? तो ये सेल्फ बिलीव का चक्कर है। क्यों उन्होंने 10 मैच से खराब खेल रहे हैं तो वो सोचेंगे कि अरे यार मुझसे तो रन बनेंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है जो नेपाल की बैटिंग में और ओवरऑल टीम में भी काफ़ी ज़्यादा दिखता है, फील्डिंग के वक्त में भी। और एग्रेशन, जी हाँ, एक खेल में एक एग्रेशन जरूर होना चाहिए। जब आप मैदान में उतर रहे हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, बैटिंग में होना चाहिए, जरूर एक जोर होना चाहिए। अब आपने 5 बॉलें रोकी है, रोक रहे हैं, लेकिन खराब बॉल जैसी दिखे उसे तुरंत या तो हवाई फायर करिए या सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजिए चौकों के लिए। उसे भी अगर आप सिंगल विंगल लेंगे तो वो आपके डिफेंसिव विकेट हो जाता है। बिल्कुल, वो डिफेंसिव है, आप एग्रेशन नहीं दिखा रहे। तो इस चीज़ से एग्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके खेलने के तरीके से, तो उम्मीद है कि मॉन्टी सर हर प्लेयरों पर भी सेल्फ बिलीव और एग्रेशन डालेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज अ टीम आपको बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाएगा कि सेल्फ बिलीव आपके अंदर हो। जो नेपाल क्रिकेट में कभी हमने देखने को मिलता है, ओकेशनल देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्लेयर्स को ये खुद में ही बिलीव नहीं होता कि नहीं ये टारगेट है मैं चेस कर सकता हूँ, ये विकेट है मैं ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पर पार्टनरशिप की जरूरत है मैं दे सकता हूँ। जबकि वो कर सकते हैं लेकिन वो सेल्फ बिलीव उनके उतने वो खुद पे यकीन ही नहीं रखते कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच भी उनको भारी पड़ता है। उसी अप्रोच को सर को एग्रेशन में लेकर जाना है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की बात करें, हैंडल प्रेशर सिचुएशन। जी हाँ, ये तो बहुत कहीं छुपा नहीं है कि जब भी टीम पे प्रेशर आता है तो वो ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आती है। अगर मान लीजिए 20-30 पे 4 है तो रेयरली ऐसी बाकी 6 प्लेयर्स मिलकर सोचते हैं कि नहीं हम इस मैच को वापस से पुल अप कर सकते हैं। एक आध मैच अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला था, एंड आरिफ और गुलशन ने जो जिताया था यूएई के खिलाफ अभी ओडीआई, वहां पर लगा था, वहां पर कहीं ना कहीं टीम कोलैप्स हो गई थी। लेकिन वो एक एग्जाम्पल था वो, लेकिन देखिए आप वो एक एग्जाम्पल है, उसके बाद आपको कितना लंबा पीछे जाना पड़ेगा। बस यही है, ओकेशनली नहीं, इसमें कंसिस्टेंसी लाना होगा और सर को सिखाना होगा कि आपको ऐसे प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से इन्हें हैंडल कर अपने मैचेस को जिताना है। क्योंकि कई ऐसे मैचेस हैं जहां पर अगर नेपाल प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेता तो आज कम से कम 8 से 10 पॉइंट उनके पास और ज्यादा होते और वो टॉप 5 के लिए जरूरत नहीं बल्कि टॉप 3 की कोशिश में अभी भी लगा रहता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई ऐसे मैचेस हुए वो आप भी जानते हैं कितने क्लोज कॉन्टेस्ट हुए, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, प्रेशर हैंडल करना। जो सामने वाली टीम ने तो बहुत अच्छा किया लेकिन नेपाल उसे नहीं कर पाया। शान मकसूद को देखिए, गिराड रासमस को देखिए, किस तरीके से वो प्रेशर एक प्लेयर सिंगल प्लेयर तो आप जरूर कर सकते हैं, नामुमकिन तो है ही नहीं है। बहुत बार देखा है क्रिकेट में एक प्लेयरों ने कितने की पार्टनरशिप के पहाड़ लगा दिए। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल बेन स्टोक्स इसके बहुत बड़े एग्जांपल है। एक सिंगल अलोन उन्होंने क्या क्या कर डाला, तो हो सकता है, नामुमकिन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपने स्टेट में देख लीजिए, शान मकसूद, गिराड रासमस। अभी चलिए युवाओं की बात कर लेते हैं। ब्रेंडन मैकमिलन स्कॉटलैंड के, आपने देखा नाइजर सीरीज में 2-3 बार उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया और डेलीगेट के एस्टेट प्लेयर ऑफ द मंथ और वीक दोनों वो बन गए। लगातार बन रही डेलीगेट चैनल के साथ ये सारे चैलेंजेस सर के सामने हैं। उम्मीद है, सबसे पहले तो उम्मीद है कि उनका ड्यूरेशन लंबा होगा और उसके साथ साथ ये पॉइंट्स वो अपने टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे, जिससे डेफिनेटली नेपाल क्रिकेट को एक बेहतर रोड मैप मिल जाएगा और पाथवे मिल जाएगा आने वाले वक्त के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, लेकिन जो भी है डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए। आप जितने भी व्यूअर्स हैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ। एस्टेट माफ कीजिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। बाय।